हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई विल पर। और इसके पहले हमने एमपीपीएससी के 2019, 18, 17, 16 के सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे, जिसमें कि हमने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो इसी को ध्यान में रखकर 2015 का पेपर और हम कंप्लीट करवाते हैं और इसके बाद हम सीधे 2020 का पेपर कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि 2015 आते आते ये आभास हो चुका है कि जो क्वेश्चंस की प्रकृति है वो इतने ज़्यादा आप नीचे नहीं ले जाएंगे। एमपीपीएससी के 2014, 13, 12 इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो 2015 का पेपर करवाने के बाद हम सीधा 2020 का पेपर आपको करवाएंगे, ताकि आपको करंट में जो पेपर आया था उससे रिलेटेड सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कैसे कवर किया गया है ये पता रहे। क्योंकि जो 10 यूनिट बांटी हैं तो मोर और लेस काफ़ी सिमिलरिटीज़ के साथ उनने क्वेश्चंस बांटे हैं, उसमें 10 यूनिट से लगभग इक्वल करने की कोशिश की है। हालांकि हो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी उनने कोशिश की है। तो इसी को ध्यान में रख के हम 2020 का पेपर कंप्लीट करेंगे, और 2020 का जैसे ही पेपर कंप्लीट करेंगे उसी टॉपिक्स के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा रेशियो कहाँ से ज़्यादा ठीक है, कि जिस चीज़ को कम पढ़कर भी ज़्यादा रिजल्ट दिया जा सकता है, वहाँ से चालू करेंगे। तो मे भी आयोग से चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम अब कंप्लीट करने वाले हैं 2015 का पेपर। तो हम 2015 के पेपर को देखते हैं और इसके बाद 2020 का पेपर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज यहाँ पूछा गया है, हमारा जो पहला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको पता है कि विश्व स्तर पे यूएन की भी बहुत सारी एजेंसी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो क्या करती हैं, या संगठन है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, और उनमें से किसी न किसी के द्वारा निकाली जाने वाली रिपोर्ट्स पूछी जाती है। और इन रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? इन रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री की रैंक देख सकते हैं। कंट्री की रैंक का मतलब कंट्री की परफॉर्मेंस, किस चीज़ को लेकर आपका देश कितनी प्रगति कर रहा है, ये सब इन रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलता है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जब आपकी रेटिंग की जाएगी तो अदर कंट्री के जो लोग हैं वो ये समझ पाएंगे कि उस देश में अभी ऐसा क्या अच्छा है और क्या बुरा चल रहा है, वहाँ पे कितनी फ्रीडम दी जा रही है, किस चीज़ को लेकर कितनी स्वतंत्रता है, वहाँ पे व्यापार करना कितना आसान हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है हमसे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये सवाल पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका आंसर हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी संगठन थे उनकी रिपोर्ट्स मैंने कि कितनी कितनी रिपोर्ट्स निकालते हैं ये भी आपको लिखवा चुके हैं। तो अगर आपको इसकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए हो एक जगह पे तो वो आप पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 27 दिसंबर 1945 से अस्तित्व में आ गया था। 1944 में मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेटन वुड समझौता हुआ था। कौन सा? ब्रेटन वुड। और ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें बोली जाती हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये भी ब्रेटन वुड समझौता 1944 के तहत बना था, और आईएमएफ भी इसी के तहत बना था। तो इतना आपको याद रखना है। दोनों के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? यूएस की कैपिटल, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। अब वर्तमान में बात की जाए तो आईएमएफ के जो मेंबर हैं वो हो गए हैं 190, और जो लास्ट 190 मेंबर बना है वो है एंडोरा। ये सवाल लगभग 3 बार रिपीट हुआ है, 2015 से 20 के बीच में 3 बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो एंडोरा है वो बना है इसका 190वां कंट्री। वर्ल्ड बैंक में जो कंट्रियों की संख्या है वो 189 है। 189 में जो लास्ट बना है 189 वो है नौरू। कौन सा? नौरू, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अब जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसके अलावा एक रिपोर्ट और निकाली जाती है, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसका मतलब होता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इसको भी किसके द्वारा निकाला जाता है? आईएमएफ के द्वारा ही निकाला जाता है। और अगर एक चीज़ पूछ ली जाए, फिस्कल मॉनिटर, ठीक है, तो इसका भी कौन निकालता है? आईएमएफ ही निकालता है। जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, ये निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसके बारे में इतना याद रखना है, और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो पुराने वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की गई है, तो ये बना था हमारा 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966 को बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये क्या करता है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस, ये कहाँ पे? मनीला। फिलीपींस देश का नाम है, मनीला उसकी कैपिटल है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस, मनीला में। इतना याद रखना है।
जो ILO है इसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या ILO बोलते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा। जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO का मुख्यालय है। ये बहुत पहले बन गया था। कब बन गया था? ये बन गया था 11 अप्रैल 1919 को बन गया था, लेकिन UN की एज अ बॉडी के रूप में इसको कब शामिल किया था? 1946 से UN में जुड़ा था ये। 11 अप्रैल 1919 को बन गया था। और बना किस संधि के तहत था? तो एक वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि। इसको वर्साई की अपमानजनक संधि भी बोला जाता है, ठीक है। तो वर्साई की संधि हुई थी और यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस ने इसको बनाया था। 11 अप्रैल 1919 को ILO का निर्माण हो गया था। और ILO को 1969 में क्या मिला था? नोबेल भी मिला था। काय का? पीस का। पीस का नोबेल 1969 में ILO को मिला था, इतना याद रखना है। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? पूछा गया है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है, अब हमें पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, और ये बहुत पहले से चल रही है, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस। एक दूसरी जो चलती है उसका नाम है थार एक्सप्रेस। तो दो चलती हैं ये जो बहुत फेमस है। समझौता एक्सप्रेस हो गया, और समझौता एक्सप्रेस को ही बोलते हैं फ्रेंडशिप, इसको फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, समझौता एक्सप्रेस। और दूसरा है थार एक्सप्रेस, ठीक है। ये 1976 से चल रही है, ठीक है, 1976 से पहले से। और जो थार एक्सप्रेस है वो कहाँ चलती है? चलती है जोधपुर से कराची। थार एक्सप्रेस है, ये चलती है जोधपुर, मतलब जोधपुर राजस्थान का, और कराची, ठीक है। और समझौता एक्सप्रेस चलती है, वो चलती है अटारी से लाहौर। अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, अटारी से लाहौर, वो चलती है हमारी समझौता एक्सप्रेस। अब इसके बाद बात की जाए भारत बांग्लादेश, तो वो इसका करेक्ट आंसर है। जो मैत्री एक्सप्रेस है वो कहाँ चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस। वो कब से चलती है? ये 2008 से, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? चलती है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका। ढाका से कहाँ चलती है? कोलकाता। तो ढाका से कोलकाता के बीच चलने वाली है। दूसरी चलाई गई थी मैत्री, 2017 में चलाई गई थी, मैत्री एक्सप्रेस सेकंड, ठीक है, 2017 में चलाई गई थी। ये चलने लगी थी कहाँ पे? इसी को बोलते हैं बंधन। जो दूसरी चलाई गई थी बंधन, बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, 2017 में। जो मैत्री एक्सप्रेस सेकंड है, बंधन एक्सप्रेस बोलते हैं, ये चलाई गई थी कोलकाता से खुलना। तो बांग्लादेश का खुलना और यहाँ का कोलकाता, इंडिया का। इसके बाद एक चलती है, उसका नाम है क्या? मिताली एक्सप्रेस। तो नॉर्मली जो चार चलती हैं, मिताली, बंधन एक्सप्रेस हो गया, और पहली वाली थी मैत्री एक्सप्रेस हो गया था। और एक जो चलती है उसका हल्दीबाड़ी से चिल्हटी तक चलती है, जो कि लेटेस्ट है। हल्दीबाड़ी कहाँ है? इंडिया में, और चिल्हटी कहाँ है? बांग्लादेश में। तो हल्दीबाड़ी से चिल्हटी और लिख लेना, एक वो हो गया। अब भारत नेपाल की बात की जाए, तो भारत नेपाल के बीच में भारत नेपाल, अब नेपाल का बॉर्डर कहाँ से लगता है? बिहार हाल से लगता है, ठीक है। और सीता जी का थोड़ा सा ये भी माना जाता है कि सीता जी वहाँ से थी, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेन चलाने की बात चल रही है। और भारत भूटान का है, यहाँ भी कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, बस जो स्पेशल था वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश ही याद रखने लायक था यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है कि ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? ऑडी बहुत सुना होगा इस गाड़ी का नाम। ऑडी सुनते हैं, जगुआर सुनते हैं, लैम्बोर्गिनी सुनते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई देश तो बनाता होगा। तो ऑडी जो बनाती है वो बनाती है जर्मनी। कौन बनाती है? जर्मनी। और 1909 से इसका काम चालू हो गया था, ठीक है। और ऑडी जो बनाती है वो और भी गाड़ी बनाती है। एक मर्सिडीज सुना होगा आपने, मर्सिडीज बेंज। ये सब ख्यालों में तो देखते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए इतना परिश्रम करें तो शायद ये भी हमारे पास ही हो। BMW कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब वालों के पास हो सकती है भाई, आप तो उससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। मर्सिडीज बेंज और BMW, ठीक है। और एक और जो जर्मनी है वो एक और कंपनी बनाती है, ऑडी भी तो बनाती है, और ऑडी के अलावा फॉक्सवैगन की कार कंपनी है, ये भी यही बनाती है ऑडी, ठीक है। जापान जो बनाता है वो निशान, नाम सुना होगा आपने, निशान की कार आती हैं जो, ठीक है, निशान। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बनाता है लैंड रोवर है, इतना याद रखना। रोल्स रॉयस, ये बहुत सुना होगा नाम, बहुत ही अच्छी गाड़ी होती है रोल्स रॉयस की। जगुआर नाम सुना होगा, ठीक है, बेंटले नाम सुना होगा। ये सारी कहाँ की हैं? इंग्लैंड की। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो सबसे फेमस है वो तो टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 टाइम्स। एक हुंडई कंपनी भी है, हुंडई, वो भी इंडिया की है। तो ये इंडिया की कंपनी हो गई, तो इनको याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है चौथे नंबर का कि जो इग्नाइटिस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो ये आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। आयोग को लगता था कि ये 2 लोगों ने लिखी है, जिसमें
एक APJ अब्दुल कलाम को शायद मानते थे और विक्रम सेठ को मानते थे। तो आयोग ने तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो APJ अब्दुल कलाम था। और APJ अब्दुल कलाम को हम किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। विक्रम सेठ की बात की जाए तो इनने बुक लिखी थी, बात थी द गोल्डन गेट, और एक लिखी थी अ सुइटेबल बॉय। अब करण जौहर को मत समझ लेना, ठीक है। अ सुइटेबल बॉय इनने लिखी थी ये बुक। करण जौहर तो सुइटेबल है या नहीं है तो भाई वही जाने। अब बात करते हैं दलाई लामा की। तो दलाई लामा ने लिखी थी, तो वो दलाई लामा तो आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बत में रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनने लिखी थी द फाउंडेशन ऑफ बुद्धा प्रैक्टिस। द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस। और एक और लिखी थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिनकी फेमस बुक हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अनीता देसाई की बात की जाए तो अनीता जो देसाई थी इनने लिखी थी, इनका एक उपन्यास बहुत फेमस है, वो याद रखना, फायर ऑन दी माउंटेन। इनका उपन्यास है, ठीक है, नोवेल है इनका। और एक याद रखना द विलेज बॉय द सी, ठीक है। तो ये दोनों इनकी याद रखना। अगला सवाल है वो है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? चूँकि 2015 का सवाल है तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये किया था माधुरी दीक्षित ने, ठीक है, माधुरी दीक्षित ने किया था। और MP में कौन सा अभियान भी चलता था? एक ममता अभियान भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, ममता अभियान। ऐश्वर्या राय तो आप पता ही है आपको कि 1984 में मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय। सानिया मिर्जा ये कौन से प्लेयर हैं? ये टेनिस प्लेयर हैं। साइना नेहवाल क्या हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। और ये दोनों एक्ट्रेस हैं। अगला है यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो ये भी आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, यू एंड मी अभियान, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था उस हिसाब से वो डेंगू होना चाहिए था 2014 से, ठीक है। और ये यू एंड मी अभियान जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स प्लस IMA, इन दोनों का था यू एंड मी। अब हैजा किससे होता है? तो विब्रियो कॉलेरी करके एक, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। डेंगू का आपको पता होगा कि एडिज एजिप्टी नाम का मच्छर होता है, एडिज, पैनी चलना बंद हो गया लगता है, एडिज। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। एड्स किससे होता है? एड्स तो वायरस है, तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इतना याद रखना है एड्स के बारे में, ठीक है। अगला हमारा जो सवाल है वो पूछा गया है 7वें नंबर का। उसमें पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में, मतलब इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसके पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 8081 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8081 में, 8081 या 8087 दोनों मिलते हैं, 8081 मान के चलिए, या 8087 मान लीजिए, ठीक है। कहाँ पे? श्यामला हिल्स। इसकी डिटेल मतलब डेट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। और इसी को राज्य संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य संग्रहालय। और इसका 2005 में लेटेस्ट भवन बन के तैयार हुआ था। लेटेस्ट जो बिल्डिंग चालू हुई थी वो 2005 में बनी थी। भोपाल में और क्या है? भोपाल में ही क्या है? भोपाल में और क्या है? एक क्वेश्चन जो पहले रिपीट हुआ था कि एक जनजातीय संग्रहालय पूछा गया था, इंदिरा गांधी जनजातीय म्यूजियम, ठीक है। एक गोलघर संग्रहालय पूछा गया था, क्या? गोलघर म्यूजियम। ये सब याद रखना है। जो बांकड़कर म्यूजियम है ये कहाँ पे है? उज्जैन में। किंग जॉर्ज ये कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। भंडारकर का ऐसा कोई डिटेल मिलता नहीं है। बांकड़कर संग्रहालय कहाँ है? उज्जैन में। अगला सवाल पूछा गया हमसे सायनामा का लेखक कौन था? तो पहले समय में बहुत सारे जितने भी हमारे राजा हुए उनके दरबार में लिखने वाले कवि होते थे, तो सायनामा भी किसी न किसी ने तो लिखी होगी। तो सायनामा किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे फिरदौसी ने। फिरदौसी, इन्हें क्या बोला जाता है? पुस्तकों का राजा। सायनामा या इसी को बोला जाता है पुस्तकों का राजा। सायनामा का ही नाम है पुस्तकों का राजा। अरे भाई चल जाओ। सायनामा को बोला जाता है पुस्तकों का राजा, ठीक है। आपको पता है 1070 ईस्वी के टाइम की बात है, मेडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं हम लोग, 1070 ईस्वी तक आ जाओ,
इसमें 60,000 दोहे हैं, शायनामा में कितना 60,000 दोहे हैं। उतबी ने कौन लिखी है, वो है किताबुल हिंद, किताबुल सॉरी यामिनी, हिंद बोल दिया। उतबी ने लिखी है किताबुल यामिनी लिखी है। अलबरूनी हिंद ने लिखी है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। बरनी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तो इतना याद रखना है इसके बारे में, बुक्स के बारे में। अगला है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये तो बचपन से हमें सुनाया जाता है कि इतने संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। 16 का डोला वैसे 16 का संस्कार। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। ये किसके अकॉर्डिंग थी, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के नाम बारे में सबने सुना होगा, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, स्मृति ग्रंथ हैं जो भी अपने हिंदू धर्म के, उनमें इस संस्कारों की संख्या मिलती है। और 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों में से हो सकता है किसी का कभी नाम पूछ लिया जाए कि ये संस्कार है भी कि नहीं है। तो 16 के 16 संस्कारों के नाम अगर आपको देखने हैं तो मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे लिख के आपको। तो पहला जो होता है वो होता है गर्भाधान। अब इनकी डिटेल यहाँ पे बताना इतना सारा पॉसिबल नहीं है, वो तो जब आपको अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे तब बता देंगे। गर्भाधान के बाद जो होता है वो होता है पुंसवन। क्या होता है, पुंसवन। पुंसवन के बाद होता है वो होता है सीमांतोन्नयन। कौन, सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं जातकर्म, फिर नामकरण, निष्क्रमण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन। अब इसमें से हो सकता है आपसे कभी नाम पूछ लिया जाए, इसलिए ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको कि ये संस्कार का ही नाम है कि नहीं है। उपनयन, उपनयन को ही बोलते हैं यज्ञोपवीत, अगर दूसरा नाम इसका पूछ लिया जाए तो इतना याद रखना, यज्ञोपवीत भी इसी को बोलते हैं। वेदारंभ है, वेदारंभ के बाद कैशांत है, समापवर्तन, फिर विवाह। विवाह होने के तुरंत बाद क्या होता है, अंत्येष्टि। विवाह हुआ बस, अब सब खेल खत्म, अंत्येष्टि, अब सीधी जलेगी चिता। ठीक है, तो ये हमारे 16 संस्कार हो गए। तो इनके नाम बस याद रखना है आपको, थोड़ा सा दिमाग में रहे कि हाँ ये संस्कार ही होता है और क्या है। बचपन से वैसे भी इतना सिखाया जाता है, तो ठीक है। अगला सवाल पे बात करते हैं कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ये सब आपने सुना ही होगा, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। हमारे टाइम से तो नहीं, हमारा तो बहुत लेट टाइम आया है, खैर इतनी तो बात ही नहीं कर सकते। प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में जिसका मिला है वो है अशोका। अशोक किसका लड़का था, बिंदुसार का। एक बिंबिसार मिलते हैं, लेकिन वो बिंबिसार दूसरे हैं, हरिवंश। ए बिंदुसार है मौर्य वंश के हैं। ठीक है, और जो अशोक किस लिए फेमस है, कलिंग, कलिंग के लिए। कलिंग वॉर हुआ था उसके लिए कि कलिंग वॉर के बाद 261 में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। 269 में कलिंग युद्ध हुआ था, 261 में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और ये BC में चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, और इसका कलिंग युद्ध का वर्णन जिस पे मिलता है उसको एक नाम याद रखना, धौली स्तंभ लेख। किस पर, धौली स्तंभ शिलालेख। इस पर कलिंग युद्ध पर आधारित है, या कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, धौली स्तंभ शिलालेख पे लिखा है। ठीक है, और लघु शिला की बात की जाए तो एक मास की याद रखना, मास की, गोजरा, ये सब याद रखना। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। बहुत सारी विजय की थी क्योंकि इसने उत्तर और दक्षिण भारत में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था एक, बाणभट्ट, इसको याद रखना। एक हर्षचरित याद रखना, हर्षचरित, कादम्बरी तो ये याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन नहीं जानता। बस इनकी डिटेल थोड़ा थोड़ा हम पहले भी दे चुके हैं। वैसे सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको रिपीटेड मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी कि रिपीटेड नहीं मिलता है। काफ़ी सारे, अब 4 के 4 ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें काफ़ी सारा रिपीटेशन मिल ही जाता है। इंडिका का लेखक कौन था। अगला सवाल है कि जो इंडिका लिखी थी वो किसने लिखी थी। तो ये तो खैर लूसेंट आप खोलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा शुरुआत में ही। तो इंडिका जो लिखी थी वो लिखी थी मेगास्थनीज ने, ग्रीक। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उस समय पे। कैपिटल क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो प्लूटार्क था ये क्या था, ये जीवनी लेखक था। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में निबंध लिखने वाला जीवनी लेखक। 16 से 19वीं शताब्दी के बीच की चीज़ें लिखी हैं इसने, यूरोप में निबंध लिखता था। हेरोडोटस को जानते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पितामह बोला जाता है। और इनने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज़, इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्रीज़, इतना याद रखना है। जो जस्टिन था ये रोमन था, रोमन हिस्टोरियन।
कौन था? रोमन हिस्टोरियन था ये। इसने क्या लिखा? एपिटॉम। इसने एपिटॉम लिखा था। एपिटॉम का मतलब होता है कि समरी ऑफ अ रिटन वर्क। अगर ये पूछ लिया जाए अभी कि एपिटॉम क्या होता है, तो ये होता है समरी ऑफ अ रिटन बुक। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था जस्टिन। इतना याद रखना है। अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 में किया गया था। इस वर्ष ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं होता। 1757 प्लासी का युद्ध के लिए जाना जाता है, वार ऑफ प्लासी। ये बक्सर के युद्ध के लिए बक्सर बक्सर के वॉर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। अगर फिर से इंडिया एक्ट पूछ लिया जाए तो वो 1784 में। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सबसे पहले भारत में व्यापार करने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार हस्तक्षेप किया था। किसने पहली बार हस्तक्षेप? कौन करेगा? वहाँ की गवर्नमेंट। तो कौन गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा तो ये कंपनी तो बहुत मुनाफा कमा रही है इंडिया से इतना माल ला के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत बाद में क्या हुआ कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कहाँ पे? कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान हुआ। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था, फर्स्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लो, उस टाइम का इंडिया बोल दो या फिर भाई अंग्रेजों के अधीन वाला बोल दो, तो इसको में बनाया गया था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, एलिजा एम्पे, तो इतना याद रख लेना यहाँ पे। अगला सवाल पूछा गया है हमसे 13 नंबर का, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो जो विलियम बेंटिक थे, इनने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजा राममोहन राय, आपको पता ही है कि 1814 में आत्मीय सभा बनी थी, उसमें भी ये थोड़ा बहुत शामिल थे। 1828 का ब्रह्म समाज आपको याद होगा, उसमें भी ये एज अ मेंबर थे, ब्रह्म समाज। ठीक है, इसमें भी थे, आत्मीय समाज में भी इनका रोल था। और 1829 में विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा हो गया, या फिर दास प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। बाल विवाह पर रोक लगाई थी इनने, दास प्रथा को समाप्त करने की बात की थी, विधवा पुनर्विवाह, इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अलावा इनका भी मिलता है, ये भी चाहते थे विधवा का पुनर्विवाह हो। ठीक है, तो 1829 में यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है आपको। अगले सवाल की बात की जाए तो वो हमसे पूछा गया है 40 नंबर का। उसमें पूछा गया कि कौन सा मुगल बादशाह है रंगीला? अब जैसे हम भी लोगों से कहते रहते हैं, एक दूसरे को दोस्तों में भी कहते रहते हैं कि भाई उसका मिजाज बहुत रंगीला है, वो तो बहुत रसिया है या रंगीला है। तो इसका सेंस क्या होता है रंगीला की? आवारा भी कह सकते हो आप, या बहुत ज़्यादा बिना किसी बेपरवाह होती है ना, बेपरवाह बेख्याली, तो किसके पास थी? मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्या करता था? ये राजा था भाई, और राजा होने के नाते ये करता क्या था? बहुत अच्छे काम करता था। जैसे अपनी जो सभा होती थी उसमें नंगा चला जाता था भाई, बिना वस्त्र के चला जाता था। ठीक है, आगे पीछे स्त्रियां बैठी रहती थी, वही वाला मूवी में जैसे सीन होते हैं कि चार तरफ से लड़कियां आपके आगे पीछे मंडरा रही हैं और आप क्या अपने माहौल में अंगूर चबा रहे हो, तो वैसे टाइप वाला कुछ मामला था रंगीला के साथ। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब थे। इनको रोशन अख्तर इनका ओरिजिनल नाम था। क्या नाम था? रोशन अख्तर। अभी मत कह देना शोएब अख्तर के भैया, शोएब अख्तर अभी के हैं, रोशन अख्तर बहुत पुराना। ठीक है, 1719 से 1748 के बीच में इनका टाइम मिलता है। रफ़ी उद्दौला जो है, रफ़ी उद्दौला, इनको बोला जाता है शाहजहाँ सेकंड, शाहजहाँ सेकंड के नाम से भी जाना जाता है इनको। जो रफ़ी उद्दौजात हैं, रफ़ी उद्दौजात, तो इन्हें आगरा का किला है, इसको कंप्लीट करवाया था। मतलब कंप्लीट करवाने में इनकी भी भूमिका है। जैसे जो लाल किला बनाया, मान लो कहीं का भी बनाया, दिल्ली का हो गया, आगरा, तो पर्टिकुलर किसी एक ने नहीं बनवाया, क्योंकि उसमें आपको पता है दीवान आम होता है, दीवान खास होता है, तख्ते ताउस था। तो जो अलग अलग बिल्डिंग छोटी छोटी बनाई जाती थी, बहुत सारे राजाओं द्वारा मिलकर बनाई जाती थी। मतलब जैसे अगर मुगल में अभी बनाई है एक ही बिल्डिंग को, तो वो कई लोग मिलकर बनवाते थे। पता चला आप किसी का चला गया टाइम, वो मर गए, तो उनका जो लड़का होगा वो उसी महल में कुछ चीज़ें बनवा देगा। तो इस टाइप से यहाँ पे मामला था रफ़ी उद्दौजात। जो फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर, इसको निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, दक्कन में इसने क्या किया था? दक्कन में भेजा था किसको? चिन किचलिज खान, इसका नाम बहुत फेमस हुआ था, चिन किचलिज खान। चिन किचलिज खान, इसने बाद में क्या किया था? हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र नींव डाली थी। हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र नींव डाली थी, स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी हैदराबाद, चिन किचलिज खान। और निज़ाम उल मुल्क फर्रुख से, इसने दक्कन में किसको भेजा था? चिन किचलिज खान, तो निज़ाम उल मुल्क को। जैसे निज़ाम उल मुल्क है, ये चिन किचलिज खान का नाम है। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला जो हमारा है 15 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अब गुरु नानक आपको पता है कि ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, फर्स्ट हैं। ठीक है, सिख है, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में पगड़ी वाले लोग हैं, सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। जो गुरु अंगद रहे हैं, ये सेकंड रहे हैं, इन्हीं का नाम था गुरु लहना। लहना आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो गुरु लहना सेकंड थे, गुरु अंगद जो थे। इसके बाद अमरदास की बात की जाए तो अमरदास थर्ड थे,
हर राय की बात की जाए तो ये 7th थे। रामदास की भी बात की जाए तो ये 4th नंबर के थे। टोटल 10 लोग थे, इनमें से गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें नंबर के थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 10th कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनने कौन सा पंथ चलाया था? खालसा। जो एक डायलॉग बना बाद में, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। ठीक है, तो वो गुरु गोविंद सिंह से इंस्पायर्ड था, इतना याद रखना है हमें। अगला जो हमारा सवाल है कि 60 नंबर का, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड बोलो या वुड डिस्पैच बोलो, आप दोनों एक ही हैं। चार्ल्स वुड, और एक शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। भारतीयों की शिक्षा सुधारने की बात की गई थी, और एक आ गया था कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे वहाँ अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी और उसके नीचे वो मातृभाषा के साथ साथ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चार्ल्स वुड का जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है। किससे? एक क्वेश्चन लगता है रह गया कोई बीच में। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो था जहांगीर का। ठीक है, खुसरो किसका था? जहांगीर का। जहांगीर के काल को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। किसका? चित्रकला का, गोल्डन एज ऑफ चित्रकला। ठीक है, चित्रकला लड़की का नाम नहीं है, चित्रकला, समझ रहे हो? पेंटिंग एंटिंग होते थे। और जहांगीर इतना टैलेंटेड आदमी था, अपनी सभा में बोलता था कि अगर एक चित्र है, वो आंखें अगर किसी और ने बनाई है, कान किसी और ने बनाया है, मुंह किसी और ने बनाया है, होंठ किसी और ने बनाया है, तो मैं देखकर बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ किस व्यक्ति ने बनाई होगी। समझ रहे हो टैलेंट का लेवल? समझ रहे हो? अपना टैलेंट देखो ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जहांगीर चित्रकला देख लो इसका। इन्हीं को, जो खुसरो था जहांगीर, जहांगीर को मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अकबर का आपको पता ही है कि अकबर 1556 से 1605 तक रहे थे। अकबर के तो बहुत सारे काम मिलते हैं, अकबर को इतने छोटे में नहीं निपटाया जा सकता, तो जब हम हिस्ट्री का पोर्शन करेंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, शाहजहाँ की बात की जाए तो शाहजहाँ ने ताजमहल जैसी चीज़ें बनाई, तो ये चित्रकला के लिए फेमस थे। तो ये किसके लिए फेमस होंगे? शाहजहाँ स्थापत्य कला के लिए होंगे। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को, चित्रकला का जहांगीर के काल को बोला जाता है। वैसे तो गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। यहाँ पे बात की जाए मेडवल हिस्ट्री में तो ये चित्रकला के लिए फेमस थे और शाहजहाँ स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो ये 1707 में, आपको पता ही होगा। इन्हीं को शाह आलम सेकंड, शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? शाह आलम फर्स्ट के नाम से। इन्हें एक उपाधि दी गई थी खाफी खान के द्वारा। क्या? शाही ये बेखबर। खाफी खान इनके दरबार में थे और उन्हें उपाधि दी थी एक शाही ये बेखबर। अब कितने बेखबर हुए बाद में तो ये तो इतिहास ही जानता है। अगला सवाल है हमारा कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड हमारे एजुकेशन से रिलेटेड थे। वुड डिस्पैच लाए थे और 1854 में, और 1854 में कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी थे, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही क्या हुआ था? रेलवे का हुआ था। रेलवे के अलावा डाक तार व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चालू हुई थी। और इसे क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जो वुड डिस्पैच था इसको बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दिस। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं शिक्षा को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। सेम टाइम पे कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। इतना याद रखना है इसको प्रश्न में। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्ल्ड का है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और इसी को किस रूप में मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च है, इसको मनाते हैं विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और जो है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल होता है, वो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो 7 अप्रैल होता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस, ये दोनों सेम है। ठीक है, 2021 में इसका सब्जेक्ट पूछा जाए तो ये था रिस्टोर्स अवर अर्थ। क्या था इसका सब्जेक्ट 2021 में? रिस्टोर्स अवर अर्थ। ठीक है, सब्जेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि थीम क्या थी, और फर्स्ट टाइम में कब से चालू हुआ था? 1970 से। इतनी डिटेल इसके लिए काफ़ी है। अगला सवाल है कि किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी एक जनजातीय समूह मान सकते हो, बहुत पिछड़े हुए। ठीक है, तो पिग्मी जहाँ निवास करते हैं वो होता है विश्वोत्तरीय वन। अब विश्वोत्तरीय वन कहाँ पे? तो ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे, जो वन पाए जाते हैं विश्वोत्तरीय वन होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पे ये विश्वोत्तरीय वन है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? पिग्मी को, इनको बोलते हैं बौने लोग। इनका कद बहुत छोटा है, मतलब 4 फीट से अराउंड इनका एवरेज हाइट होती है, मतलब इतना ही होता है बौने लोग। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन जगह का नाम याद रखना। ठीक है, और ये क्या है? शिकारी ट्राइब है, शिकार करने में विश्वास रखने वाले, शिकार करेंगे। जैसे आज के लोग शिकार के लिए पता नहीं
किस किस पे टारगेट करते हैं, वैसे शिकारी थे जानवरों को करते थे। इनका जो निवास स्थान होता है, पिग्मी का जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं मोंगुलस। पेड़ों पे छोटे छोटे घर टाइप के बना लेते हैं, उनको बोलते हैं मोंगुलस। तो जो पिग्मी लोग बनाते थे वो मोंगुलस है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब बात की जाए सहारा की, तो जो विषुवत रेखीवन है वो टोटल पृथ्वी का 6% है, तो टोटल अर्थ का 6%, इतना भी याद रखना। जो सहारा है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट, तो इसको बोलते हैं बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सहारा, ये भी अफ्रीका में है। कालाहारी क्या है, कालाहारी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मेनली पाए जाते हैं और साउथ अफ्रीका के ऊपर ही हैं बोत्सवाना और नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल बताई थी विंडोक, साउथ अफ्रीका की केप टाउन। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, यहाँ कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी भी डेजर्ट का नाम है। पंपास एक घास का मैदान है, और एक कहाँ पे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और अर्जेंटीना में जो पंपास घास के मैदान है, पंपास घास के ऊपर जो मैदान है उनको बोलते हैं ग्रान चाको, और पंपास घास के जो जस्ट नीचे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैटागोनिया। पैटागोनिया का एक शीत मरुस्थल आपने सुना होगा। ठीक है, तो पैटागोनिया साउथ में पैटागोनिया, ऊपर ग्रान चाको घास का मैदान, इतना याद, डिटेल याद रखना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के साइड कौन सा पड़ता है, साउथ पैसिफिक सी पड़ता है। साउथ पैसिफिक सी का मतलब प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, वहाँ पे पड़ता है पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ के लिए कौन गया था सर्च करने, जेम्स कुक नाम का एक व्यक्ति सुना होगा आपने, अमेरिका की खोज करने वाला जेम्स कुक। ठीक है, जेम्स कुक भाई साहब गए थे। अब इसकी हम लोकेशन टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर देखना है तो। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले आकार किस टाइप का, थोड़ा सा बना के भी चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलिया का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, चलो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया है पूरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, पूर्वी में भी, नॉर्थ पूर्व में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टाइप बात कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है, प्रवाल होता है, प्रवाल, या इनको बोलते हैं मूंगे की चट्टानें। मूंगों की चट्टानें एक जीव होते हैं। ठीक है, ये जब मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, मतलब इनका जो कंकाल होता है, वो उस पर धीरे धीरे कैल्शियम के कारण जमा होते जाते हैं एक के ऊपर एक, और एक चट्टान मतलब दीवार टाइप की खड़ी कर लेते हैं, तो उससे ये बन गई है, और बहुत ज़्यादा लंबाई है इसकी। तो ये होगा ग्रेट बैरियर रीफ। और अगर कभी पूछ लिया जाए किस प्रांत में, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड पड़ता है। कौन पड़ता है, क्वींसलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे क्वींसलैंड पड़ता है, इतना याद रखना है। और कभी पूछ लिया जाए कि इसके नीचे कौन सा है, तो तस्मानिया, यहाँ तस्मानिया द्वीप है, और तस्मानिया द्वीप यहाँ है, तो यहाँ का जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं तस्मानिया सी, तस्मानिया सी। इसका नाम काफ़ी बार पूछा गया, तस्मानिया सागर कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ पे तस्मानिया सी है। और तस्मानिया के भी इस साइड नीचे की ओर जाओ तो यहाँ पे कौन है हमारा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, हाँ, वही कंट्री जिसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, और पहली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वो हम हार गए थे। यहाँ पे बहुत फेमस स्थल है क्राइस्ट चर्च, जहाँ अक्सर क्रिकेट के मैच होते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और वेलिंगटन इस ऊपर वाले द्वीप पे है। ठीक है, और क्राइस्ट चर्च निचले वाले पे। यहाँ पे जो बीच में वाटर बॉडी इसको कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं हम क्या, कुक स्ट्रेट, कुक चैनल। कुक ने खोजा इसलिए कुक स्ट्रेट हो गया इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे इस साइड एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो उसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, इतना याद रखना, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अराफुरा सी, अराफुरा सागर है यहाँ पे। ठीक है, अराफुरा सी हो गया। और इस साइड जो द्वीप पड़ता है, ये पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। यहाँ क्या पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी पड़ता है। तो मेनली ये याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, और इस साइड जो पूरे में है ये है साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का हिस्सा हो गया, इतना डिवाइडेशन हो गया। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इतना याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है कैपिटल। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, उसमें हमसे पूछा गया है कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है वो एक घास है, क्या है, एक प्रकार की घास है अल्फ़ा अल्फ़ा। इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूशर्न भी बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा को, या बोलते हैं क्या, बैगनी दवा, बैगनी दवा भी बोलते हैं, ल्यूशन भी बोलते हैं इसी को, अल्फ़ा अल्फ़ा को। या इसका एज अ हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। हरी खाद एक प्रकार की घास है, हरी खाद।
ठीक है, बैंगनी दवा ल्यूशन, इतना याद रखना है इसके बारे में बस। ना तो जनजाति है, ना पशु है, ना नगर है, घास है। अगला सवाल है, उसमें पूछा गया कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक वो वही रेफ्रिजरेट से निकलने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इनको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इनको, ठीक है। ओजोन परत कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे क्या आती हैं? सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज आती हैं। अगर ये इसको ओजोन परत ना रोके तो यूवी रेज हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो हमें कैंसर, त्वचा रोग जैसी अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ओजोन परत का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। 1985 में एक अंटार्कटिका में होल देखा गया था ओजोन लेयर में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में 1985 में देखा गया था, जिसके बाद में अभी नवीन जो आंकड़े आए थे उसमें पुष्टि हुई थी कि हाँ अभी छिद्र फिर से भर गया है, ठीक है। और मे भी जो लॉकडाउन हुआ था वो और ज़्यादा सहायक हुआ होगा इसको भरने में, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? जो पेंट होता है, पहनने वाला नहीं, वो पेंट करने वाला, ठीक है, रंजक, रंगने वाला और औषधि, इन तीन में इस्तेमाल होता है हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस है, हंस जाती है, एक बार आप इसको ले लो थोड़ी देर हंसते रहोगे। CO2 आपको पता ही है, GHG है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? GHG, ग्रीन हाउस गैस। अगला सवाल है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचाथा एवं चीखता साठा क्या है? तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी का कंसेप्ट थोड़े से मजबूत होने जरूरी है, तब आपको इतनी डिटेल में आप जा पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बता ही देते हैं कुछ चीज़ें। आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा और यहाँ पे 90 डिग्री सबसे ऊपर। ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है 0, 30, 60, 90। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया अक्षांश रेखाओं का, ठीक है। तो ये नॉर्मली डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। अब जो 0 डिग्री होता है इसको बोलते हैं हम डोल्ड्रम या शांत, क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम या शांत वायुदाब की पेटी। डोल्ड्रम या शांत वायुदाब की पेटी बोलते हैं इसको। इसके बाद जो बात आती है, तो 0 डिग्री यहाँ पे जो बात की जाती है वो होता है, अब शांत वायुदाब की क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ होता है लो प्रेशर, इसके बाद यहाँ हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और यहाँ पे सबसे ऊपर हाई प्रेशर। ऐसे ही सेम इस साइड चलता है, यहाँ लो है, यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा, यहाँ हाई होगा, ठीक है। ये सब हवाओं के यहाँ से ऊपर जाने और नीचे उतरने के कारण होता है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। इतना याद रखना है। यहाँ इसको बोलते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री तक आते हैं, तो इसको दोनों ऊपर उत्तरी गोलार्ध है 0 डिग्री से ऊपर का, नीचे का दक्षिणी गोल। ये जो बीच का एरिया बोलते हैं इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और जो सबसे नीचे का होता है इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय उच्च दाब। ये HP लिखा ना, इसका मतलब होता है हाई प्रेशर, लो उसका LP लिखा वो है लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब निम्न दाब और HP लिखा वहाँ पे उच्च दाब। तो इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो 30 डिग्री से 40 डिग्री है, इसके बीच में क्या होता था कि वायु नीचे उतरती है, बहुत तेज़ी से नीचे उतरती है, तो इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अगर कभी पूछ लिया जाए कि हॉर्स लैटिट्यूड कितने अक्षांश होता है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री आप वहाँ पे बता सकते हैं। रीजन पूछा जाए को हवाओं का तेज़ी से नीचे उतरने के कारण यहाँ पे होता है। अब यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो यहाँ उतरी, यहाँ से जो हवाएं चली वो यहाँ पे उतरी, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे दबाव बढ़े। पुराने समय में जो व्यापारी होते थे, व्यापार करने जाते थे, घोड़ों का व्यापार होता था, तो हॉर्स लैटिट्यूड मतलब 30 से 40 डिग्री आते आते क्या होता था कि उनके जहाज़ पे इतना प्रेशर बढ़ जाता था कि जहाज़ डूबने लगते थे, इसलिए वो कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। इतनी डिटेल यहाँ पे आपके लिए हो गई। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि ये जो हमने मैप बनाया है, यहाँ पे 0 से 30 डिग्री तक, 60 डिग्री तक और 90 डिग्री तक, तो 0 से 30 तक जो हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। जो 30 से 60 के बीच में चलती हैं इनको बोलते हैं पछुआ पवनें। इनको बोला जाता है पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज बोलते हैं। वेस्टर्ली या वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें इनको ये बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी सेम, दक्षिणी में भी सेम, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। अब हमें पता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ये स्थल ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और नीचे वाले गोलार्ध में अगर आपने मैप देखा हो कभी, यहाँ पे जल का वितरण ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जल ही जल है पूरे में, समुद्र समुद्र, यहाँ पे क्या है, स्थल है। तो स्थल में जो हवाएं चलेंगी वहाँ पे पहाड़ होंगे, तो वो उनको रोक लेंगी, हवाओं को थोड़ा बहुत ऊपर उठाएंगे, वर्षा कराएंगे। लेकिन यहाँ पे रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं मिलेगा, तो वो जिस गति से चल रही होंगी वैसे ही चलती रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इतनी चीज़ें समझ ली, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पूछा है कि गरजती 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60, ये हवाओं के नाम है। 40 डिग्री पे है तो 40, 50 डिग्री पे 50 और 60 डिग्री पे 60। तो ये ना तो समुद्री तूफान के नाम है, एक ना तो त्रिगोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, और क्योंकि उस त्रिगोलार्ध में इतनी तेज हवाएं चल ही नहीं पाती हैं स्थल होने के कारण, ना प्रशांत महासागरीय धाराएं। एक यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। अब दक्षिणी गोलार्ध क्या है, नीचे का पूरा रीजन। अब पृथ्वी हमारी रोटेट कैसे करती है, पश्चिम से पूर्व, इसलिए इनको पश्चिमी पवने ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर ये अलग नियमों का, फेरल हेडली कोच का अलग अलग नियम चलते हैं बहुत सारे ज्योग्राफी में, उस कंसेप्ट के कारण ये अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे की गोलार्ध में क्योंकि यहाँ पे स्थल का विस्तार नहीं है, यहाँ पे तेजी के साथ चलती हैं, बहुत तेजी के साथ चलती हैं। तो जो 40 डिग्री पे चलते हैं उनको गरजती 40, 50 पे चलती है प्रचंड 50, और 60 पे चलते हैं चीखता 60 बोलते हैं। और यहाँ पे जो इनके बीच में जो सेल्स होती हैं, मतलब 0 से 30 डिग्री पर, इसको बोलते हैं हेडली सेल्स। क्या बोलते हैं, हेडली। उसके बाद जो दूसरा सेल आता है उसका नाम है फेरल सेल। तो पहला हेडली 0 से 30 और 30 से 60 में फेरल सेल, और जो लास्ट आता है इसको बोलते हैं पोलर सेल। ये कंसेप्ट भी इसी में याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। अगला सवाल की बात की जाए तो 24 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो साओ पाउलो का एक उत्तरी भाग है सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह। तो सेंटोस है वो से बोलते हैं विश्व का कॉफ़ी पोर्ट, ठीक है। साओ पाउलो के बाहर ही है, बाहरी बंदरगाह है साओ पाउलो का, सेंटोस, उसी को बोलते हैं। वो कहाँ है, ब्राज़ील में। कहाँ है, ब्राज़ील में। और यहाँ पे 2 प्रकार की कॉफ़ी बहुत फेमस है, एक अरेबिका या अरेबियन बोलते हैं, अरेबियन या अरेबिका, और रोबस्टा। ये कॉफ़ी के टाइप हैं, अरेबिका और रोबस्टा। सेंटोस को। रियो डी जेनेरो क्या है, ब्राज़ील का शहर है। पहले ब्राज़ील की कैपिटल हुआ, कैपिटल समझते थे, लेकिन ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और रियो डी जेनेरो शहर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, ठीक है। साओ पाउलो भी एक बंदरगाह है। अगला आता है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। मतलब जहाँ पे बारिश समान, जहाँ जहाँ बारिश इक्वल हो रही है, मतलब जहाँ वर्षा की मात्रा सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसो हाइट। क्या बोलते हैं, आइसो हाइट। जो आइसो बार होता है उसमें क्या होना चाहिए, एयर प्रेशर सेम होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइसो बार, बार मतलब प्रेशर। आइसो थर्म होता है मतलब टेम्परेचर। थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म। तो थर्म का मतलब टेम्परेचर है, तो थर्म जहाँ पे समान टेम्परेचर हो। आइसो हेलाइन कहाँ होता है, लवणता, सैलिडिटी, सैलिनिटी या सैलिनिटी या सैलिडिटी, जहाँ पे बराबर हो, ठीक है। तो वो आइसो हेलाइन, ऐसी रेखाओं को मिलाने वाली, मतलब यहाँ पे बराबर 20 लवणता, यहाँ 20 है, तो इन दोनों को जो मिलाएगी, ये ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी ऐसी, मतलब यहाँ 20 है, ये ऊंचाई पे भले हो, लेकिन ये 20 है, तो ऐसी रेखाएं मिलाएं, तो आइसो हेलाइन। अगला सवाल है अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, मतलब इनका संगम बताना है, अलकनंदा और भागीरथी। तो इनका जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी का, ठीक है। संगम, संगम क्या होता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक रिवर मिलती हैं। और यहाँ पे पता है कि ऊपर साइड पंच प्रयाग चलता है, क्या चलता है, पंच प्रयाग, मतलब 5 प्रयाग चलते हैं। तो उनमें देव प्रयाग एक है जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। एक है हमारा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा को मिलती है, और प्लस मिलती है धौली गंगा, ठीक है। इनकी लोकेशन भी हम इसके बाद बताएंगे। देव प्रयाग का देख लिया, अलकनंदा और भागीरथी। जो कर्ण प्रयाग है यहाँ मिलती है अलकनंदा तो कॉमन है, प्लस है पिंडारी, ये पिंडारी रिवर है। तो जो बद्रीनाथ दिया है, तो बद्रीनाथ नाम दिया है, तो यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है, बद्रीनाथ में जो बनता है एक हो गया विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, विष्णु प्रयाग हो गया, अलकनंदा और धौलीगंगा, ठीक है। तो बद्रीनाथ में ही तो बनता है, ये जो है बद्रीनाथ में, ये विष्णु प्रयाग में बनता है, मतलब बद्रीनाथ जगह से निकलती है अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग में जो बनता है ये अलकनंदा और धौलीगंगा मिलते हैं। देव प्रयाग में कौन कौन से मिलते हैं, तो अलकनंदा भागीरथी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी। एक है रुद्र प्रयाग, कौन सा, रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग में जो मिलते हैं वो है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, वो है रुद्र प्रयाग। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो गया। अगर इनकी लोकेशन भी देखनी है अलग से तो लोकेशन हम देख लेते हैं, वहाँ ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पेज को छोड़ देते हैं। अब जैसे लोकेशन मान सकते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, यहाँ से इसमें आके मिल रही है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री।
वैसे ही यहाँ पे हम अलग अलग प्लेस पहले से डिवाइड कर लेते हैं। तो अलग अलग प्लेस में यहाँ पे है गंगोत्री। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? गंगा। यहाँ पे जो प्रयाग बनता है यह देवप्रयाग। और ये कौन सी नदी है यहाँ पे? भागीरथी। और ये सबसे लंबी जो नदी बह के आ रही है इसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा कॉमन क्यों है? क्योंकि अलकनंदा सबसे बाहर यहाँ से बह के आ रही है, और गंगोत्री से जब यहाँ पे गंगा बह के आती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, फिर गंगा ऐसे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है गंगोत्री, यहाँ पे है केदारनाथ। तो जो केदारनाथ से यहाँ पे आ रही, यहाँ से आती है मंदाकिनी। यहाँ पे जो प्रयाग बनता है इसका नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। यहाँ पे जो बनता है ये है, यहाँ से आती है एक बह के नदी पिंडार। इसको पिंडार या पिंडार गंगा भी बोलते हैं। ये जो बह के आती है यहाँ पे बनाती है कर्णप्रयाग। और ये जो रेड कलर वाली लाइन गई है अलकनंदा, तो सब में कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग में यहाँ अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिलती है? नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी हो गया। यहाँ पे जो नदी आके मिल रही है ये है धौली गंगा। तो धौली गंगा मिल रही है, और यहाँ पे क्या बना रही है? विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे जो जगह है वो है बद्रीनाथ। ठीक है, ऊपर जो जगह है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में यहाँ विष्णु प्रयाग और धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। और यहाँ पे कौन सी थी? अलकनंदा पहले से है, अलकनंदा। यहाँ पे कहाँ बन रहा? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पे नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर आई, वो मिल गई अलकनंदा में, तो नंद प्रयाग। फिर यहाँ पिंडार रिवर आई, वो अलकनंदा में मिल गई, तो कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ पे मंदाकिनी रिवर आई, वो अलकनंदा में मिल गई, तो रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ भागीरथी नदी आई, अलकनंदा में मिल गई, तो देवप्रयाग। और यहाँ से मिलकर बन गई गंगा, और गंगा फिर यमुना में जाके मिल गई, फिर आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको याद करना है। अगला हमारा जो सवाल है उसमें पूछा गया कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला बहुत विवादास्पद रहा है काफ़ी टाइम से। सबरीमाला टेम्पल, जहाँ पे स्त्रियों के प्रवेश को लेकर भी कुछ बातें चलती रही हैं पहले भी। तो सबरीमाला केरला से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे किसकी पूजा होती है? अयप्पा। अयप्पा भगवान है इनके, अयप्पा, उनकी पूजा होती है। आंध्रा में और ये कहाँ है? आंध्रा की बात की जाए तो आंध्रा का जो फेमस है वहाँ है वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर टेम्पल। और वेंकटेश्वर टेम्पल को क्या बोलते हैं? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, बालाजी आपने सुना होगा नाम, बहुत लोग जाते हैं बालाजी। ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है इसको, वेंकटेश्वर टेम्पल को, बालाजी को। तमिलनाडु में यहाँ पे है मीनाक्षी, बहुत फेमस है। एक है बृहदेश्वर। कर्नाटक में विरूपाक्ष। और एक नाम सुना होगा गोमतेश्वर, श्रवण। गोमतेश्वर की श्रवण वेलगोला में 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे? जैन धर्म से रिलेटेड। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और किसकी बनी है अगर कभी पूछ लिया जाए तो ग्रेनाइट की बनी है। अगला सवाल आता है हमारा, उसमें पूछा गया है हमसे कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। तो वही इसी हिसाब से बात कर लेते हैं। ऊपर का इंडिया है हमारा, तो किससे मिलती है? नेपाल। नेपाल की लोकेशन क्या है? ए। अब क्या है पूछा है? भूटान। तो भूटान की लोकेशन है यहाँ पे, ये भूटान है। और यहाँ बीच में इंडिया का है, तो ये है सिक्किम। और चाइना है यहाँ पे ऊपर पूरे में। तो पूछा भी यही है कि चाइना की, तो चाइना यहाँ से लग गया, नेपाल यहाँ से लग गया, और भूटान इस साइड से लग गया। तो कौन आंसर हो गया? सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश पूछा जाता तो इंडिया का मैप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो लास्ट का छोर है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय यहाँ पे है, जिसकी बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। तो इसको इंडिया के मैप से देख के आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे हम सारी डिटेल नहीं देंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बैलाडीला है, बैलाडीला इस्पात बनाने के लिए फेमस है। बैलाडीला लोया एस्के के लिए, तो लोया एस्के के लिए। और ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और किसकी है? किस प्रकार की? हेमेटाइटिस। हेमेटाइट आपको पता है, लोया एस्के का एक टाइप है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे करके। तो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट लोया एस्के का एक प्रकार है बैलाडीला, इसी के लिए फेमस है। और यहाँ से इंडिया आयरन और का एक्सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा। कहाँ करती है? जापान में करती है, स्लोवाकिया में करती है, स्लोवाकिया, श्रीलंका में करती है, इटली में करता है। अब बात की जाए बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा, याद रखना। उड़ीसा में भी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट याद रखना। क्या? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। एमपी में याद रखना तो अमरकंटक पठार, अमरकंटक प्लेट्यू है। और जो मैकाल है, मैकाल पठार, वहाँ मैकाल पठारी से निकला, वहाँ पे बॉक्साइट एमपी में निकलता है। कोयले की बात की जाए तो इंडिया का
तीसरा स्थान है उत्पादन में, वो सबसे ज़्यादा है, वो झारखंड जेके में, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अभ्रक यानी माइका, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्रा में होता है। ये भी रिपीटेड है कि आंध्रा में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। ठीक है, आंध्रा के बाद दूसरे नंबर पे होता है, वो होता है राजस्थान में, और आंध्रा में इसके लिए नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट फेमस है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। अगला सवाल है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये तो हमने अभी अभी किया है, कहाँ पे? आंध्रा में। झारखंड में एक जगह का नाम याद रखना, कोडरमा। अगला सवाल है 31 नंबर का, उसमें पूछा गया है कि तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो तालचेर जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, तालचेर उड़ीसा का है, और यहाँ पे क्या है? महानदी वैली। महानदी वैली याद रखना, उड़ीसा में कोलफील्ड। यहाँ पे और भी कोल्ड फील्ड हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स हैं, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड है, कोरबा कोलफील्ड है, मैंड रेगार्ड कोलफील्ड है, रोमको का तातापानी कोलफील्ड है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोलफील्ड्स हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो 3 स्तर पर निकाला जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर। किस पे? स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन मिल रही है प्रॉपर, नहीं मिल रही है, लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन स्तर क्या है। अगर लास्ट टाइम बात की जाए HDI में, तो HDI में इंडिया की रैंक थी 131, जो भी लास्ट है अभी तक, उसमें इंडिया की 131 रैंक थी आउट ऑफ 189। और जो फर्स्ट रैंक थी वो किसकी थी? नॉर्वे की। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और HDI सबसे पहले किसने बोला था इसको निकालने का? तो एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक, उनको बोलते हैं महबूब उल हक। महबूब उल हक HDI को लाए थे। वो भारत में फिर कौन था? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने इसको पब्लिश किया था। क्या किया था? पब्लिश। लाए थे महबूब उल हक, पाकिस्तान के। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब कुछ भी मान सकते हो, नारा तो चल रहा था गरीबी हटाओ, लेकिन शायद गरीब हटाओ का भी चल रहा था, तो इसका आंसर है गरीबी हटाओ। ये कब का टाइम है? 1974 से 1978 का। 1978 में किसकी आ गई थी? मोरारजी देसाई की। समावेशी है, 11वीं 5 ईयर प्लान था, उसका समावेशी विकास था। ठीक है, योजना कौन निकालता था? योजना आयोग। योजना आयोग बना कब था? 15 मार्च 1950। अब लेकिन ये वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे क्या बन गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग बना था 2015 में, मोदी जी के टाइम पे बना था ना, आने के 1 साल बाद ही नीति आयोग पे काम चालू हो गया था। ठीक है, 2015 में, इतना याद रखना। अगला सवाल है, उसमें पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो पहली योजना थी वो थी हेराल्ड मॉडल पर। पहली योजना मतलब 1951 से 56, और 1956 से 61 या 62 61 ये थी PC माहौल नोबिस मॉडल पे आधारित थी दूसरी। थर्ड थी वो थी मेर्डन, या इसी को बोलते हैं गार्डगिल फार्मूला। तो ऐसे नाम दिया जाता था। अगला सवाल पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1950 में तो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लिया हमने, और 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हो गए थे। और इसमें कौन? INC जीत गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित नेहरू बने थे। इनने 489 में से 364 सीटें जीती थी, 489 में से 364। और जो सेकंड पार्टी उस टाइम पे आई थी वो आई थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई थी, ये सेकंड आई थी। फर्स्ट कौन सी आई थी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो जो पवित्र दस्तावेज कहा है वो कहा है हमारे BR अम्बेडकर सर ने। BR अम्बेडकर ने कहा था। और संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये प्रस्तावना में हम पहले ही सेट पेपर में बता चुके हैं, 2016 में। BR अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा था। कानून मंत्री रहे थे BR अम्बेडकर। क्या रहे थे? पहले कानून मंत्री रहे। इन्होंने क्या बनाया था? एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, एक भारतीय बौद्ध महासभा भी बनाई थी। पूना पैक्ट इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था, 1930, 31, 32 में। और 32 में ही फिर हुआ था पूना पैक्ट, 1932 में। पहले कानून मंत्री। इनने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी है, अगर आप पढ़ सकें तो। द अनटचेबल्स लिखी है, मतलब ये छुआछूत के खिलाफ इन्हें बहुत लड़ाई लड़ी थी, और बाद में ये सब से परेशान हो गए थे, तो इन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था। दूसरा था द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, दूसरी बुक आप नोट कर सकते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। और एक जो बहुत फेमस बुक थी, हु इज़ द शूद्रा, शूद्र कौन है? महात्मा गांधी को आप जानते हैं, बहुत सारी डिटेल है, समन्वय आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाए तो दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था।
मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान को बनाने में मेन व्यक्ति हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं के कारण डिवाइडेशन की भूमिका निर्मित हुई थी। दल बदल निरोधक कानून के संविधान संशोधन से विधेयक से संबंधित है। तो जो दल बदल आया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया था। अब दल बदल विरोधक कानून लाने का मतलब क्या था? बात यह थी कि दो पार्टी हैं, अब एक पार्टी जीत के सत्ता में आ गई, अब जो दूसरी पार्टी है उसका मेंबर अपनी पार्टी में उसको अगर मान लो कोई अच्छा पद नहीं दिया है तो वो नाखुश है, वो वहाँ से छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो भाई ये तो गलत बात है, तुम अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो। तो सीधा सा मतलब यही था कि आप अपनी पार्टी में रहें, अगर आप दल बदल करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपसे संसद की सदस्यता है वो छीन ली जाएगी। तो सबसे पहले क्या था कि जो संसद है, तो संसद में आप क्या बात कर सकते हैं कि सेंट्रल वाली जो होती है लोकसभा राज्यसभा, और इसके अलावा जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानसभा है, वहाँ पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित था दल बदल कानून। और अयोग्यता के आधार क्या थे कि या तो आप स्वेच्छा से त्याग कर देते हैं, अगर आप निर्वाचित सदस्य हैं और आप स्वेच्छा से त्याग करके जा रहे हैं तो इसको भी दल बदल माना जाएगा। अगर आप निर्दलीय रूप में निर्वाचित हुए हैं सदस्य हैं, ठीक है, और आप किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ जाते हैं तो ये भी दल बदल माना जाता था। सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट कर दो, मतलब आपकी जो पार्टी है आपसे वोटिंग के लिए बोला गया है लेकिन आप दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया, वो भी दल बदल में शामिल किया जाता था, मतलब आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगी। वोटिंग से अलग रखना, मतलब अपने आप को आप वोट ही नहीं करते थे, आप कहते थे मैं तो तटस्थ हूँ। भैया अब आप किसी पार्टी के मेंबर हो तो आप तटस्थ कैसे हो सकते हो? आपको वोट करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, आप नहीं कर रहे हो, मतलब ये बेईमानी है। तो इसलिए इसको भी उसी में रखा गया था। फिर ये था कि अगर 6 महीने में समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य जो कि नॉमिनेट हुआ था वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, अब आप नॉमिनेट हो और 6 महीने की समाप्ति के बाद आप किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गए इसमें। लेकिन अब बात भी रखे गए थे। अब बात यह था कि यदि कोई स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में, मान लो स्पीकर भी कौन चुना जाता है, लोकसभा के जो जितने होते हैं सदस्य उनमें से ही स्पीकर बनाया जाता है, ऐसी विधानसभा में जो भी होते हैं उनमें से विधानसभा के स्पीकर। तो अब अगर वो स्पीकर बन जाता है तो उसके खिलाफ फिर आप दल बदल नहीं ला सकते। और पहले क्या था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तब क्या था कि सबसे पहले शुरुआत में कि 1/3 विधायक, अगर आपकी पार्टी के 1/3 विधायक दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, 1/3 और ऑफ योर पार्टी, ठीक है, वो अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे तो उसको दल बदल से बाहर रखा जाता था, मतलब आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा पहले क्या था कि व्यक्तिगत था कि एक ही व्यक्ति मिले, तब बात थी दल बदल की। फिर यह था कि 1/3 व्यक्ति अगर दूसरे में जाके मिलते हैं तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, लेकिन इसको भी संशोधित कर दिया गया। फिर 1/3 की जगह कितना कर दिया गया, 2/3, जो वर्तमान में प्रचलित है कि अगर आपके 2/3 सदस्य किसी पार्टी के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन हो रहा है और 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब कांग्रेस के अगर मान लो 2/3 बीजेपी में चले गए तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर 2/3 से कम जाते हैं तो उनको दल बदल में माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई का आधार ये था कि पहले जो लोकसभा का स्पीकर होगा या विधानसभा का स्पीकर वो सदस्य को अयोग्य घोषित करेगा, लेकिन उसके बाद भी इस नियम को इसलिए चेंज करने की बात की गई क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर होगा या फिर वो होगा वो किसी पार्टी का मेंबर भी है, ठीक है, तो वो उतना तटस्थ नहीं रह पाएगा, इसलिए इसमें प्रेसिडेंट को और गवर्नर को शक्ति देने की बात कही गई फिर, ताकि उसमें जो है ठीक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और इसमें क्या था कि मंत्रिमंडल का जो आकार था उसको भी 15% सीमित करने की बात की गई, लेकिन नंबर में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो 12 से कम नहीं होने चाहिए थे। 15% से ज़्यादा आप नहीं रखोगे या कम नहीं रखोगे, और 12 से ज़्यादा मेंबर, मतलब 12 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। इसमें एक बहुत फेमस केस आया था किहोतो होलोहान, कौन, किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिल्हू, 1993 का केस था, ठीक है, ये केस भी है। अब यह है कि अगर मर्जर हो, मतलब मर्जर और सेपरेशन में अंतर है कि अगर आप 2/3 आपके मर्ज हो रहे हैं किसी दूसरी पार्टी में तो वो दल बदल से बाहर हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर ये था कि अगर आपकी कोई पार्टी है, ठीक है, मान लो कांग्रेस है, अब कांग्रेस में स्प्लिट होते हैं, मतलब इसी में अगर विभाजन हो जाता है और इसमें अलग अलग बन जाते हैं तो स्प्लिट को किसी भी तरीके से दल बदल से बाहर नहीं रखा जाएगा, मतलब दल बदल माना जाएगा। पार्टी में स्प्लिट नहीं होना चाहिए, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए। पार्टी के अगर 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो वो मर्जर है और उसको दल बदल से बाहर रखा जाएगा। लेकिन यदि किसी पार्टी में स्प्लिट हो रहे हैं मेंबर, मतलब अलग अलग टूट रहे हैं, तो उसको दल बदल के खिलाफ, दल बदल के तहत उन पर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। और फिर एक काम बहुत स्लो दिखाई दे रहा था, तो 2020 में इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें और ऐड हुई कि जो 3 महीने के अंदर है वो कार्रवाई होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा टाइम निकल जाता था, कोई प्रक्रिया ही नहीं होती थी। उसके बाद यह था कि ट्राइब्यूनल बनाए जाएँ, तो ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई ताकि ये 3 महीने के अंदर जल्दी से इसका फैसला हो सके, इसलिए ये हो गया। तो इतनी चीज़ें दल बदल में आपको याद रखनी, 52वां संशोधन 1985, बाकी ये सारी चीज़ें जितनी बताई इतने से आपका बढ़िया से काम चल जाएगा। जो 51वां संविधान संशोधन था एक बार वाली सुन लीजिए। इसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो एसटी हैं, एसटी के लिए संसद में स्थान की बात की गई थी क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखे जाते हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो एसटी के जो जगह होगी संसद में उसकी बात की गई थी।
इसके बाद जो 53वां नंबर का आता है, तो 53वां नंबर और 54वां नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं है, इसको आपको पढ़ना नहीं है, वो देखना भी हो तो आप नेट से या कहीं से भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी वो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जो 53वां है वो भी मिजोरम से ही संबंधित है, मिजोरम या मेघालय। 38वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक कैसे कहा गया? तो संविधान का संरक्षक कौन होगा जिसकी बात सभी कोई मानता होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो जैसे इंटरप्रिटेशन करेगा उसी आधार पे सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है, 148 से 151 कहा जाता है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो 52 से 61 तक है। संसद की बात की जाए तो मेनली पार्लियामेंट 79 से 122 तक है, ठीक है, क्योंकि 124 तो ये आ जाता है, 123 निश्चित हो गया था, वो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता इसका, सर्वोच्च न्यायालय तो करेक्ट आंसर है। अगला है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, वो है भुगतान संतुलन से, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, एक होता है पूंजी खाता। तो चालू खाता में क्या होता है कि जो देश में माल हो रहा है, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और सेवाएं हैं जो भी, उनका शुद्ध व्यापार, ठीक है, या फिर सीमा पार निवेश कितना है, ये आता है करंट अकाउंट में। जो पूंजी खाता होता है इसमें होता है कि एक राष्ट्र में जितने भी वित्तीय साधन है और जो हमारा सेंट्रल बैंक का भंडार है उसका लेन देन पूंजी खाते में कितना है, तो इन दोनों से क्या होता है, भुगतान संतुलन ज्ञात किया जाता है। नॉर्मली 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आपको। इसमें आयात के गुण है, तो आयात गुण होता है कि जैसे विनिर्माण है, आपका मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है और लागत को कम कैसे किया जाए, ठीक है। मतलब आयात क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना है, आप जितना ज़्यादा निर्यात करोगे, आयात कम करोगे, आपके लिए उतना फ़ायदे का सौदा होगा आपकी कंट्री के लिए। आप आयात ज़्यादा करते हो लेकिन निर्यात कम करते हो तो आपको व्यापार घाटा हो जाएगा, तो ये पे संतुलन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आयात और निर्यात यहाँ हटा देंगे। विदेशी व्यापार गुणक, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। सतत आर्थिक विकास से तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे होगा सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट? इसका मतलब ये होगा कि वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हम करें ही, साथ ही भविष्य का आर्थिक विकास, भविष्य को इसलिए हम जो योजनाएं होते हैं वो भविष्य से आधारित क्यों बनाते हैं? क्यों अब्दुल कलाम ने 2003 में 2020 के लिए 2020 इंडिया विजन 2020 दिया होगा? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि तब तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। वैसे ही है सतत आर्थिक विकास, उसी का मतलब है कि जो वर्तमान पीढ़ी का विकास है ये तो होता ही रहे, साथ में भविष्य के लिए भी नीतियाँ बना के रखें पहले से। इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारी सेविंग्स है, सेविंग्स हम हमारी ज़्यादा हो जाए, जो हमारा निवेश है, निवेश भी बढ़े, इसके अलावा जो हमारी खर्च करने की दर है ये भी बढ़े। हम जब ये सारी चीज़ें करने लगे मतलब हमारा डेवलपमेंट पर्याप्त हो रहा है, हमें पर्याप्त कमा रहे हैं। अगला सवाल है, उसमें पूछा गया है कि नाबार्ड संबंधित है। तो नाबार्ड होता है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है परीक्षा में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मतलब, तो रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर मतलब कृषि बैंक है। कृषि के लिए लोन वोन देता है, ये सब काम करता है। इसकी स्थापना मैंने आपको पहले बताई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और एक विकासशील बैंक के रूप में काम करता है, डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज होता है। जो कृषि, लघु एवं कुटीर और ग्राम उद्योग होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, उनको प्रोत्साहन देना होता है, ऋण वगैरह होता है वो प्रोवाइड करना होता है किसानों के लिए, खेती के लिए, ठीक है। अगला है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान प्रारंभ हुआ था अमेरिका से, क्योंकि ब्रिटेन को तो अलिखित बोला जाता है, नॉन रिटन। नॉन रिटन का मतलब ये नहीं होता कि कहीं कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो, बिल्कुल किया गया होगा, लेकिन वही है कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उस तरीके से नहीं होगा इनका। अमेरिका इनका लिखित संविधान है सबसे पहला, ठीक है। 1789 को इनने लागू किया था अपना। और यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत फेमस इनके यहाँ इस चीज़ के लिए, जेम्स मैडिसन, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया है? नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लिया है, ठीक है। इतना याद रखना है। जो भी संसद से रिलेटेड चीज़ें वो वेटरन से ली हैं हमने। अगला सवाल है कि तारकुंडे समिति का गठन सॉरी अगला सवाल है तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो तारकुंडे रिलेटेड है वो हमारे चुनाव सुधार से हैं, ठीक है। चुनाव सुधार से, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। ये जयप्रकाश नारायण के टाइम पे थे, JR, इसके लिए तारकुंडे समिति, यहाँ पे JR समिति भी, इसको अगर नाम दिया जाए, कभी तारकुंडे समिति ना दिया जाए, JR समिति नाम दिया जाए तो भी जयप्रकाश, JR समिति याद रखना यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था चुनाव सुधार में कि जो 21 से 18 एज की गई थी गाय की वोटिंग की, और वोटिंग का लायक कब गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में अधिनियमित किया गया था और 1989 से लागू हो गया था, ठीक
ठीक है। 61 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के टाइम पे 61 से 18 की गई थी वोटिंग की एज, तारकुंडे समिति या जेपी समिति के द्वारा। इतना याद रखना है यहाँ पे। पंचायती राज में सुधार के लिए पंचायती राज की सारी कमेटियाँ हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता 1957, फिर अशोक मेहता, पहला है बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, तो ये थी 1957, अशोक मेहता थी 1977, अशोक मेहता के बाद थे ML सिंघवी, नहीं सॉरी पहले थे GV के राव, GV के राव थे 1985, उसके बाद थे ML सिंघवी, तो सिंघवी थे 1986 में। इतना याद रखना, ये सारे पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। जिला प्रशासन में सुधार के लिए तो ये इसके लिए वो बनाई गई थी DCP, मतलब जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ क्या बोलते हैं, प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ प्लानिंग बनाई गई थी। और इसका वर्णन किस में मिलता है ये भी हम पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल ZD या यागा, हिंदी में यागा और ZD वैसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है चुनाव सुधार। अगला सवाल है कि 44 नंबर का, वित्त आयोग एवं योजना आयोग को परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वित्त आयोग हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में मेंशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक आयोग है। योजना आयोग हमारा संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सांविधिक आयोग था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग क्या है? एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा था गवर्नमेंट का, या ये एजेंसी मान सकते हो आप। अब तो वर्तमान में योजना आयोग कार्यरत नहीं है, योजना आयोग की जगह पे क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका जो विलय का प्रस्ताव था वो था MB माथुर का। अब इसके बारे में देख लो, वित्त आयोग 280 में फर्स्ट जो फाइनेंशियल आया था वो आया था 1951 में। टोटल 15 वित्त आयोग बन चुके हैं अभी तक। ये क्या करता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच करों का मूल्यांकन करता है, करों का बंटवारा करता है, वित्त का बंटवारा करता है। योजना आयोग ये वाला कब बना था? 1950 बताया, 15 मार्च 1950 को बना था। नीति आयोग कब बना था हमारा? 1 जनवरी 2015 ये पहले भी बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। इतना याद रखना है। जो पांडे साहब हैं ये थे टाटा यूनि स्टोर लिमिटेड के CEO। किसके? टाटा यूनि स्टोर लिमिटेड, इसके CEO। जो भालचंद गोस्वामी थे, भालचंद गोस्वामी राजस्थान विधानसभा के पहले उपसचिव थे। क्या? राजस्थान विधानसभा के फर्स्ट उपसचिव। DD बसु को आप लोग जानते होंगे, इनकी बुक भी चलती है, बहुत फेमस बुक है। तो भारतीय न्यायवादी एवं वकील थे, जस्टिस लॉयर, ठीक है। DD बसु, इनकी बहुत फेमस बुक चलती है, भारत का संविधान करके। एक सुभाष कश्यप की चलती है, एक DD बसु की भी चलती है, बहुत फेमस। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हो गया फैन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB की बात की जाए, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें आया था कि केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो MPPSC ने तो इसे खारिज कर दिया था, कोई नहीं दिया था। इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण मंत्री। लेकिन अगर पूछा जाए वैसे तो पर्यावरण मंत्री ही होता है। इसका प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री में विवाद होने के कारण इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था। वैसे नॉर्मली पर्यावरण मंत्री ही होता है, ठीक है। CPCB लाया कब गया था? इसके तहत जैसे वाटर वाला था कि वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन कब लाया गया था? 1974। एयर पॉल्यूशन कब लाया गया था? 1981 में। इनको रोकने के लिए सेंट्रल के अधीन होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो प्रेसिडेंट है इसके लिए आर्टिकल बता चुके हैं, 52 से 61 तक है। उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है आर्टिकल 63 है। प्रधानमंत्री का जो मेनली आर्टिकल है वो आर्टिकल 75 है। तो इनके याद नाम रख सकते हो आप। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है, मतलब नवीनीकृत नहीं है। क्या नहीं है? नवीनीकृत। तो जो नवीनीकृत संसाधन नहीं है वो कौन सा है? जल की ऊर्जा, ये नवीनीकृत है। सूर्य की ऊर्जा, ये भी नवीनीकृत है। पृथ्वी की ऊर्जा, ये भी नवीनीकृत। तो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो नवीनीकृत इनमें से कोई नहीं है। अगला है, कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? अगला कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था दीर्घकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन में क्या आता है कि समुद्र बर्फ में कमी हो जाए, हीट वेव मान लो, भारी वर्षा मतलब हैवी रेनफॉल ये भी बढ़ जाए, आधे शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें जल संसाधनों की कमी हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है कि जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है ये सब चीज़ें। बाकी सारी वानस्पतिक संकेतक, हेमी संकेतक, विवर्तनिक संकेतक, ये सारी जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। अगला सवाल है उसमें गया है
कि कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है। अब सोशल पॉल्यूशन पूछा है तो गरीबी सोशल ही है, सांप्रदायिक दंगा भी सोशल है, बलात्कार भी सोशल है। जो कृषि प्रदूषण है ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगला सवाल है, उसमें पूछा गया है कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ भी तट होगा नॉर्मल वहाँ पे सुनामी तो आएगी। बर्मा का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, तीनों जगह आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पर दिसंबर 2004 की बहुत फेमस सुनामी देखी जाती है। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में जो आई थी। मैक्सिमम ज़्यादातर कहाँ प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे इंडोनेशिया पूरा खुला द्वीप समूह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। अगला सवाल है, सर्वाधिक सैलिनिटी लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पूछा है, तो सागर में आएगा मृत सागर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो वो है वान झील। यह टर्की है, कहाँ पे है? टर्की में, वॉन लेक। इसमें 330 कितने 330% और ऐसे बिंदु, इसमें इसको सैलिडिटी को दिखाते हैं। मृत सागर में जो है वो है 240। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है लवणता? ये डिपेंड करता है, इसके जो मेन फैक्टर हैं वो है एवेपोरेशन मतलब बाष्पीकरण, और करता है वर्षण मतलब वर्षा कितनी हो रही है, क्योंकि जितनी वर्षा होगी जितना मीठा पानी घुलेगा तो उतनी सैलिडिटी कम होगी। एवेपोरेशन जितना बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होने के बाद वो नमक वमक दिखी जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो सैलिडिटी होती है मतलब लवणता होती है वो कम होती जाती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। ठीक है, सर्वाधिक जो देखने को मिलती है, सर्वाधिक अगर कभी पूछा जाए तो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे स्थल भाग ज़्यादा है तो यहाँ की चट्टानों में लवणता ज़्यादा देखी जाती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री में सैलिडिटी ये ज़्यादा पाई जाती है। इतने और टर्की की वान लेक याद रखना, अगर वैसा पूछा जाए। सागर पूछा इसलिए मृत सागर जॉर्डन में, कहाँ पे है? जॉर्डन। तो इस प्रकार से हमारे 50 सवाल कंप्लीट होते हैं। अगले 50 हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्शन पर्याप्त है आपके एग्जाम में, कहीं से भी आपका कुछ रुक नहीं जाएगा इसकी वजह से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत क्योंकि हम भी कर रहे हैं, और अगर आप मेहनत को सराह सकते हैं तो ठीक है, अच्छा लगेगा हमें भी, और हम और अच्छा एफर्ट दे सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये डिस्क्रिप्शन पसंद आएगा, और आपको जो यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, शायद मैं आशा करता हूँ कि एक बुक में तो नहीं मिल पाएगा आपको, 4 बुक खोलेंगे आप तभी मिल पाएगा। और अगर आप इतनी मेहनत करके बुक से ओपन करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप पढ़िए। बाकी अगर फास्टली रिवीजन चाहते हैं तो इसी वीडियो को थोड़ा तेज़ स्पीड में बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।